गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 13 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। तो बेटा इससे पहले वाले दो लेक्चर में हमने आपकी सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा हाउ टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि आप होमोजीनियस मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो। तो देखो बेटा, आपको पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर आपका क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपकी विजिबल सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, आपकी जो कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो, सेम हो, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स विजिबल ना हो, आपको एक जैसा ही दिखेगा वो मिक्सचर, उसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि इसमें 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे। तो पहली टेक्निक देखो बेटा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, इवेपोरेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, आपको अगर आपको सी वाटर में से सॉल्ट निकालना है तो आप क्या करते हो, आपने देखा होगा कि सी वाटर को हम अलग अलग ऐसे ब्लॉक्स बना के इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको सन के कांटेक्ट में रखते हैं। जब सन की गर्मी उस वाटर पे पड़ती है, सन की जब हीट उस पे पड़ती है तो आपका क्या होता है, आपका वाटर इवेपोरेट हो जाता है और आपका सॉल्ट एज इट इज रह जाता है उन ब्लॉक्स में। फिर उस सॉल्ट का सेपरेशन, उस सॉल्ट का प्योरिफिकेशन करके आप लोगों को घरों में सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो बेटा ऐसे ही सेम हमारा इवेपोरेशन टेक्निक, वहां पे भी क्या हो रहा है, आपका वाटर की इवेपोरेशन हो रही है, यानी कि हमने सी वाटर जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है उसकी सेपरेशन कैसे की है, इवेपोरेशन प्रोसेस से की है। तो देखो इवेपोरेशन होता क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड to separate non-volatile component dissolve in a volatile solvent, यानी कि इवेपोरेशन मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सेपरेट आउट कर सकते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट से। ठीक है बेटा, तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपका क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि इवेपोरेट ना हो, और वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो कि इजीली एस्केप हो जाए, इजीली उड़ जाए, या मैं कहूं इजीली इवेपोरेट हो जाए, उस सब्सटेंस को हम वॉलेटाइल कहते हैं। जो इजीली इवेपोरेट ना हो उसको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो बेटा अगर मान लो कि आपका जो सी वाटर हमने लिया था जिसमें आपका क्या था, वाटर था और सॉल्ट था, अगर दोनों ही उड़ जाते तो आपको को क्या मिलता, आप क्या उनको इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसीलिए इवेपोरेशन में हमने क्या किया है, एक सब्सटेंस को इवेपोरेशन हम एक ऐसा मेथड है, इवेपोरेशन ऐसा मेथड है जिसमें आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस तो उड़ जाता है और नॉन वॉलेटाइल आपका सेपरेट आउट हो जाता है। तो आपका वाटर जो है एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसीलिए वो इवेपोरेट हो गया, और सॉल्ट जो है आपका नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसीलिए आपको एज इट इज वहां पे डिपॉजिट मिला है। ठीक है, इसीलिए हम इवेपोरेशन टेक्निक उन्हीं होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए यूज करते हैं जिसमें एक सब्सटेंस वॉलेटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट आपका नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने किया है टू ऑब्टेन NaCl, आपका क्या होता है, सॉल्ट। टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से अगर आपको सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो आप इवेपोरेशन टेक्निक की हेल्प लेते हो। आपका इवेपोरेशन टेक्निक से क्या होगा, जैसे ही आप सी वाटर को सनलाइट दोगे तो आपका क्या होगा, वाटर क्योंकि आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस है इसलिए वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, और आपका सॉल्ट NaCl जो कि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो एज अ रेसिड्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, अगर आपको मैं कहूं कि आपको डाई सेपरेट करनी है इंक में से, आपने देखा होगा ब्लू कलर की इंक की बॉटल्स देखी होंगी, ब्लैक कलर, रेड कलर, डिफरेंट कलर्स की इंक अवेलेबल होती है। तो वो जो इंक होती है वो कलरफुल क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कलर डाई। उनमें डाई होती है, अलग अलग कलर की डाई
मिलाई जाती है, इसीलिए उन इंक का कलर आपका ब्लैक, ब्लू, रेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले ब्लू इंक की बात करें तो ब्लू इंक जो होती है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि उस इंक में ब्लू डाई मिक्स की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको कोई इंक दे रही हूं, मैं आपको ब्लू इंक दे रही हूं और मैं कहूं कि उसमें से मुझे ब्लू डाई सेपरेट आउट करके दिखाओ, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इंक में से डाई कैसे सेपरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस। क्यों इवेपोरेशन प्रोसेस ही हमने यूज किया है? क्योंकि आपका बेटा जो आपकी डाई है वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होती है, जो दूसरा कंपोनेंट मिक्स है इंक में वो आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। तो जब आप उसकी हीटिंग करोगे, जब आप उसकी इवेपोरेशन करोगे इंक की, तो आपका जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा वो इजिली इवेपोरेट हो जाएगा और डाई क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है आपको एज अ रेसिड्यू सेपरेट होके मिल जाएगी। तो उसके लिए मैंने देखो बेटा आपका एक सेटअप तैयार किया है। यहाँ देखो मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने एक वॉच ग्लास में मैंने ब्लू इंक ले ली है। ठीक है, तो मतलब ब्लू इंक का सैंपल लिया है जिसमें से मुझे ब्लू डाई सेपरेट आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इस इंक को मैंने डायरेक्ट हीट नहीं किया। ये आपका बर्नर है, बंसन बर्नर है, इस इंक को मैंने डायरेक्ट हीट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंक को डायरेक्ट हीट करोगे तो वो क्या होगा, डीकंपोज हो जाती है। ठीक है, डीकंपोज मतलब वो टूट जाती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट हीट करेंगे। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है इवेपोरेशन, आप हमेशा इवेपोरेशन में डायरेक्ट हीटिंग नहीं दोगे, इनडायरेक्ट हीटिंग दोगे, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग से आपका क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल जो सब्सटेंस आपका एज अ रेसिड्यू आपका बचा है, वॉलेटाइल तो एस्केप हो गया, बट जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस एज अ रेसिड्यू आपका बचा हुआ है वो डीकंपोज हो जाता है अगर आप उसको डायरेक्ट हीट देते हो तो। ठीक है, तो मैंने इनडायरेक्ट हीट के लिए यहाँ पे क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर में मैंने वाटर फिल कर दिया है, इसको हम वाटर बाथ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने उस बीकर को हमने स्टैंड पे रख लिया है और यहाँ से ये बर्नर से हम हीट प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे क्या होगा, आपका वाटर गर्म होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आप और हीट दे रहे हो तो वाटर आपका बॉयल होने लग जाएगा। उसके बाद आपका क्या हुआ है, इस वॉच ग्लास में जो आपने ब्लू इंक डाली थी वो क्या करेगी, क्योंकि उसे डायरेक्ट हीट तो नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगी, वो अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो सराउंडिंग में उसका क्या है, वाटर है, जिसका उसके कंपेयर में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इसीलिए वो वाटर से हीट एब्जॉर्ब करके क्या होगी, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, वॉलेटाइल जो ब्लू इंक में वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और आपका जो ब्लू डाई है वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की तरह यहाँ पे नीचे एज अ रेसिड्यू यहाँ पे डिपॉजिट रहेगी। ठीक है, तो उसको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं, देखो एग्जांपल फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक विल कॉज द ब्लू ब्लैक डाई टू डीकंपोज। इसीलिए हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं करते, क्योंकि जो आपकी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बचा है वो डायरेक्ट हीटिंग से क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है वो। ठीक है, कुछ और ही सब्सटेंस बन जाता है फिर उसका, फिर क्या होगा, सो वी प्रेफर इनडायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, इसीलिए हम इनडायरेक्ट हीटिंग प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस तो आपका एस्केप हो गया, इवेपोरेट हो गया है, और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होगा, कंपोनेंट जो होगा, हमेशा लेफ्ट रहेगा, मतलब बचा हुआ रहेगा, हमेशा एज अ रेसिड्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप। तो नेक्स्ट टेक्निक हम करते हैं आपकी होमोजेनियस मिक्सचर की सेपरेशन के लिए। तो बेटा नेक्स्ट टेक्निक है आपकी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है उसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्रिस्टल की फॉर्मेशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है बेटा, हम इम्प्योर सब्सटेंस की सेपरेशन के लिए करते हैं कि अगर हमें कोई इम्प्योर सब्सटेंस दिया है उसमें से हम प्योर सब्सटेंस कैसे सेपरेट कर सकते हैं और इम्प्योरिटी अलग कैसे निकाल सकते हैं इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा देखो आपका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन because some solid decompose on direct heating। क्योंकि हमने इवेपोरेशन में पढ़ा था कि इवेपोरेशन में नेसेसरी कंडीशन क्या है, दो ही नेसेसरी कंडीशन है,
पहली, तो हम सिर्फ उन्हीं मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन टेक्निक से जिसमें एक कंपोनेंट तो आपका वॉलेटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें कि आप कभी भी इवेपोरेशन में डायरेक्ट हीटिंग नहीं करोगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन को ज्यादा बेटर टेक्निक माना जाता है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन में अगर आप डायरेक्ट हीटिंग करोगे तो कुछ सब्सटेंस आपका डीकंपोज हो जाता है, ठीक है। तो इट इज यूज, नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इम्प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्योरिफिकेशन के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम सैंपल एज अ इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं तो फिर उसकी सेपरेशन कैसे करेंगे, उसकी सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि हमें प्योर सब्सटेंस तो अलग मिल जाता है और इम्प्योरिटी आपकी अलग सेपरेट आउट हो जाती है। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर सल्फेट, एक सॉल्ट है, एक टाइप का सॉल्ट है, तो कॉपर सल्फेट हमने लिया जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। पहले हमने उसका सोल्यूशन बनाया वाटर में, ठीक है। तो हम जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में तो आपका क्या होगा, आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। कैसे फिल्ट्रेशन करेंगे, एक फनल लेंगे ऐसे और उस फनल में हम कोन शेप का फिल्टर पेपर यहाँ लगा देंगे, ऐसे फिल्टर पेपर लगा देंगे और उससे फिर हमने जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया था ब्लू कलर का, उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने सोल्यूशन बनाया था, ठीक है, ये बीकर में बनाया था, तो यहाँ से मैंने क्या किया, उसको फिल्टर किया। तो आपका क्या होगा, आपको नीचे यहाँ तो सोल्यूशन मिल जाएगा बट जो आपकी इम्प्योरिटी होंगी वो आपके फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगी, वो आपको यहाँ पे फिल्टर पेपर में एज अ रेसिड्यू मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात हुई, ये हमें क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिल गया है बट हम कॉपर सल्फेट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अब हम इसके क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म करेंगे, तो बेटा क्रिस्टल हम फॉर्म करेंगे with the help of technique name as crystallization। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में आपका देखो क्या होता है, यहाँ देखो क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्या किया है कि आपने जो सोल्यूशन बनाया था, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आपका जो बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन निकला था, फिल्ट्रेट जो आपका निकला था, उसको हम किस में डालेंगे, चाइना डिश में डालेंगे, ठीक है। और चाइना डिश को हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, एक सैंड बाथ लेंगे, यानी कि एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसमें हम सैंड डालेंगे और उसके ऊपर हम चाइना डिश रखेंगे और चाइना डिश में हम अपना सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, जैसे आप इसको हीट करोगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, तो बेटा आप हीट कर रहे हो, तो हीट करने से आपका क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें इवेपोरेशन तब तक करोगे जब तक आपका क्या ना हो, आपका कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जब आपका वाटर इवेपोरेट हो गया है, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन रह गया है वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें क्या है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। कि सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, सैचुरेशन सॉल्यूशन बन गया। अब बात आती है कि हमने उसके बाद हमने क्या किया बेटा, कि सैचुरेशन सॉल्यूशन को हमने निकाला, ठीक है, यहाँ से चाइना डिश से सैचुरेशन सॉल्यूशन को यहाँ निकाला और उसको कूल करने को रख दिया, ठीक है। कूल करने के लिए रखा तो आपके ऑटोमेटिकली ब्लू कलर के बहुत सुंदर से क्रिस्टल अपने आप कूलिंग से धीरे धीरे फॉर्म होने लग जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल गए। तो हमने क्या किया है, इम्प्योरिटी फिल्ट्रेशन से अलग सेपरेट कर दी, उसके बाद हमने दोबारा से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। अब बात आती है यहाँ पे कि हमने सैचुरेशन सॉल्यूशन ही क्यों बनाया,
क्यों बनाया बेटा? क्योंकि आपकी जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो हमेशा सैचुरेशन सॉल्यूशन का ही होता है, ठीक है, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नहीं होता, हमेशा सैचुरेशन सॉल्यूशन का होता है। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर हियर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हो गई, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हमारे लिए हम क्यों यूज करते हैं? टू सेपरेट इम्प्योरिटी फ्रॉम अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टेक्निक की, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी जो है बहुत यूजफुल टेक्निक है जो आप अपने हायर क्लासेस में प्रैक्टिकल में करोगे। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी में हमारा एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाता है। इस सेटअप में एक्चुअली होता क्या है आपका? क्रोमेटोग्राफी, पहले तो बात कर लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो होती है हम क्यों यूज करते हैं, किसकी सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम होमोजीनियस मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, और ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें आपके क्या हो, दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया हो, ठीक है, और उन लिक्विड्स में क्या हो, सॉलिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो, ठीक है। सॉलिबिलिटी कैसे डिफरेंट होगी वो हम यहाँ देखेंगे। तो दो ऐसी डाई को या दो कलर्स को, कोई भी दो फूड कलर्स को अगर आप मिक्स कर देते हो, मान लो आपने रेड फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर्स को दोनों को साथ मिक्स कर दिया है, अब आपसे कहा जाए कि रेड फूड कलर को अलग सेपरेट करो और ऑरेंज फूड कलर को अलग सेपरेट करो, तो आप कैसे करोगे? तो वहां पे आप यूज करोगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। या फिर मैं कहूं किसी भी दो डाई को, कि आपकी ब्लू डाई दी है और ग्रीन डाई दी है, तो उनका आपने एक सॉल्यूशन बना लिया है, और अब आपसे कहा जाए कि ब्लू को अलग सेपरेट करो और ग्रीन डाई को अलग सेपरेट करो, तो वो आप कैसे सेपरेट करोगे? विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर्स यूजुअली आपकी लैब्स में अवेलेबल होते हैं। ये आपके जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो बेटा क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, देखो क्रोमेटोग्राफी पेपर में हम क्या करते हैं कि हमने एक क्रोमेटोग्राफी पेपर की स्ट्रिप ली, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, इस टेक्निक में आपका 2 सेंटीमीटर, नीचे से 2 सेंटीमीटर एक मार्क लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में आपने जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है, दो कलर्स का या दो डाइज का जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है, उस मिक्सचर की आप एक छोटी सी ड्रॉप यहाँ पे इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ऐसे लगा देते हो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जो कि आपकी बहुत पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉपर से बड़ी सी ड्रॉप डाल दोगे, नहीं, कैपिलरी ट्यूब से हम ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब से आपकी बहुत छोटी सी ड्रॉप डलती है, ठीक है। तो हम यहाँ कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से यहाँ पे इस लाइन की बिल्कुल सेंटर में जो आपने मिक्सचर बनाया है दो इंक्स का या दो कलर्स डाई का, वो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, आपका ऐसा एक ग्लास जार होता है, उस ग्लास जार में हम क्या करते हैं, आपका नीचे क्या ले लेते हैं, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। और सॉल्वेंट भी कैसा लेंगे, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आपकी ये जो दोनों डाई ली है ना आपने, जिसका मिक्सचर, दो डाई का मिक्सचर आपने बनाया, वो दोनों डाई सॉल्युबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सॉल्युबल, मतलब उसमें इजीली डिसॉल्व होनी चाहिए, ऐसा सॉल्वेंट लेंगे। कोई भी सॉल्वेंट नहीं लेना है आपको, ऐसा सॉल्वेंट लेना है हमें जिसमें आपकी ये दोनों डाई जो आपने ली है, जिसका मिक्सचर आपने बनाया है, वो सॉल्युबल हो। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वो सॉल्वेंट डाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस पेपर को हमने यहाँ टंगा दिया है, यहाँ पे हमने मान लो कोई लिड रख दिया है, कोई ढक्कन रख दिया है, ठीक है, और उस ढक्कन से हमने इसको अटैच करके और यहाँ पे ये क्रोमेटोग्राफी आपका इस बीकर में ऐसे लटका दिया है। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, बिल्कुल आपको डिप नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाली जो आपकी बॉटम लाइन है, बॉटम जो क्रीज है इस पेपर की, वो टच करनी चाहिए इस सॉल्वेंट से, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा बेटा, देखो आपने क्या लिया है, दो कलर्स की डाई ली है, या मैं कहूँ दो इंक का मिक्सचर लिया है, और उसको उसका जो आपने मिक्सचर का डॉट आपने अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर पे लगाया। जैसे ही आप इसमें डिप करोगे, मैंने क्या कहा, ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो जिसमें आपके वो दोनों डाई सॉल्युबल होंगी। तो जैसे ही आप डिप करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसका बॉटम
थोड़ा सा जैसे ही आप सॉल्वेंट में थोड़ा सा डबोगे तो आपका क्या हो गया होगा, आपकी वो जो दोनों डाई है सॉल्युबल होंगी, तो क्या होगा, जो जल्दी आपका क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट होगा ये इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे ऐसे राइज करने लगेगा, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ आपको चढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ तक, पहले यहाँ तक गीला होगा, फिर धीरे धीरे राइज करता करता ऐसे ऊपर तक आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसे राइज करता हुआ दिखेगा। साथ के साथ यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन होगी, क्या कि वो इंक जो कि ज्यादा सॉल्युबल होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उस सॉल्वेंट में, जो इजीली सॉल्युबल होगा, वो क्या होगा, वो डॉट आपको, उस कलर की डाई आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। ठीक है, और जो लेस सॉल्युबल होगा वो आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा। ठीक है, ऊपर क्यों मिला है, क्योंकि जैसे ही आपका सॉल्वेंट राइज कर रहा है, इसमें इस फिल्टर पेपर में सॉल्वेंट जैसे ही आपका राइज कर रहा है, आपको यहाँ तक गीला हुआ दिखा ये क्रोमेटोग्राफी पेपर, उसके बाद थोड़ा और, फिर थोड़ा और, तो जैसे ही इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में आपका वाटर राइज करता जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो डाई जो कि उसमें ज्यादा सॉल्युबल है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसको वो अपने साथ ऊपर तक लेके जा रहा है। ठीक है, और जो लेस सॉल्युबल होगा वो थोड़ा सा, वो डाई क्या रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। तो इस टेक्निक से हम इजीली आपकी दो डाइज को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हाँ, देखो क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज यूज फॉर सेपरेशन। ये टेक्निक हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अगर आप डाई या फिर फूड कलर्स लेते हो, उनको मिक्स करते हो, तो कौन सी डाई आपकी, कौन सी डाई आपने उस मिक्सचर में मिलाई है, उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि कौन सी डाई आपने मिलाई, उसको इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्योर डाई चाहिए और इम्प्योरिटी आपको नहीं चाहिए, तो आप प्योरिफिकेशन भी कर सकते हो इस मेथड से। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा आपका क्या है, यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, पेपर यहाँ क्रोमेटोग्राफी में हम मेन जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो है पेपर। ठीक है, ये वाला पेपर यूज कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर, इसीलिए हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, इस टेक्निक को कहेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज कर रहे हैं। आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्रोमेटोग्राफी भी बहुत टाइप की होती है, जिसमें हम आपके अलग अलग चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेपर यूज किया है, क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज किया है, इसीलिए हम इस क्रोमेटोग्राफी को पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। तो देखो बेटा, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, ठीक है, उनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उस सॉल्वेंट में वो ऊपर क्रोमेटोग्राफी पेपर में ऊपर चला जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और लिखी है मैंने यहाँ पे बेटा, सॉल्वेंट जो है आपका, जो आपने सॉल्वेंट लिया है उस पे मैंने लिखा है मोबाइल फेस, यानी कि मोबाइल मतलब ऐसा फेस या ऐसा सॉल्वेंट जो कि मूव कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, कि जैसे ही आप क्रोमेटोग्राफिक पेपर यहाँ पे इसके लेवल पे टच करोगे, सॉल्वेंट के लेवल पे टच करोगे, तो ये सॉल्वेंट इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर में ऊपर राइज करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा है इसको मोबाइल फेस, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, किसमें, क्रोमेटोग्राफिक पेपर में। दूसरी बात क्या है, मैंने इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को क्या लिखा है, स्टेशनरी फेस। ये जो आपका पेपर है ये एज इट इज रहेगा, जैसा आपने स्टार्टिंग में लिया था वैसा ही रहेगा, मूव नहीं करेगा, इसीलिए मैंने इसको स्टेशनरी फेस लिखा है। सॉल्वेंट को मोबाइल फेस लिखा है क्योंकि वो इजिली ऊपर मूव करेगा, और मूव करते करते वो डाई जो कि ज्यादा सॉल्युबल है उसको अपने साथ ले जाएगा, और जो कम सॉल्युबल है वो नीचे रह जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 3 टेक्निक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। आज हमने इसकी 3 टेक्निक पढ़ी। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।